अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। भारतीय मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा के तौर पर आज हम जिस रुपये का प्रयोग करते हैं उसका चलन भारत में सदियों से है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब भारत में मुद्रा के तौर पर चांदी और सोने के सिक्के चलन में थे। यह चलन 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक बरकरार था, लेकिन जब यूरोपीय कंपनियां व्यापार के लिए भारत में आईं तब उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए यहां निजी बैंक की स्थापना की, और फिर इसके बाद से ही चांदी और सोने की मुद्रा की जगह कागजी मुद्रा का चलन शुरू हो गया। भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी की थी। इन ब्रिटिश कंपनियों का व्यापार जब बंगाल से बढ़कर मुंबई, मद्रास तक पहुंच गया, तब इन जगहों पर अलग अलग बैंकों की स्थापना शुरू हुई। वर्ष 1773 में जहां बैंक ऑफ बंगाल और बहार की स्थापना हुई, वहीं 1886 में प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। अब जब देश में बैंक बढ़े, तो कागजी मुद्रा का चलन भी आम हो गया। बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 3 सीरीज में नोट छापे गए। पहली सीरीज एक स्वर्ण मुद्रा के रूप में छापी गई यूनिफेस्ट सीरीज थी। यही सीरीज कलकत्ता में 16 सिक्का रुपये के तौर पर छापी गई। दूसरी सीरीज कॉमर्स सीरीज थी, जिस पर एक तरफ नागरी, बंगाली और उर्दू में बैंक का नाम लिखने के साथ ही एक महिला की तस्वीर भी छपी थी और दूसरी तरफ बैंक का नाम लिखा था। तीसरी सीरीज 19वीं सदी के अंत में छापी गई, जिसे ब्रिटेनिका सीरीज कहा गया। उसके पैटर्न में बदलाव आने के साथ ही कई रंगों का प्रयोग किया गया। अंग्रेजी शासन ने बनाया कानून। अब तक ये सारे रुपये राज्यों और ब्रिटिश व्यापारियों के सहयोग से स्थापित बैंकों द्वारा जारी किए जा रहे थे। वर्ष 1861 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भी विक्टोरिया पोर्ट्रेट सीरीज के तहत अपना कागजी मुद्रा जारी करना शुरू किया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने पेपर करेंसी एक्ट बनाने के बाद ही अपनी कागजी मुद्रा की शुरुआत की। ये कागजी मुद्रा 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपये के थे। इन सभी नोटों पर महारानी विक्टोरिया की एक छोटी सी तस्वीर भी लगी थी। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार कागजी मुद्रा जारी किया गया। कहने की बात नहीं है कि बाद में यही मुद्रा भारत सरकार की आधिकारिक मुद्रा बनी। इस मुद्रा को जारी करने के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने देश के एक बड़े हिस्से को अलग अलग मुद्रा क्षेत्र में बांट दिया। इस प्रकार सरकार द्वारा चलाई गई कागजी मुद्रा इन क्षेत्रों में मान्य थी। ये क्षेत्र थे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, रंगून, कानपुर, लाहौर और कराची। जैसे जैसे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य अपने पैर फैलाता गया, न सिर्फ रुपये के बनावट में बदलाव आया, बल्कि इस पर अलग अलग कई भाषाओं में रुपये का नाम भी लिखा जाने लगा। वर्ष 1923 में ब्रिटिश सरकार की कागजी मुद्रा पर किंग जॉर्ज 5 का चित्र भी छपा। यह चलन आगे चलकर भी बरकरार रहा। वर्ष 1935 में ब्रिटिश सरकार ने रुपये जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया। इसके बाद रिजर्व बैंक द्वारा 1938 में पहली बार नोट जारी किया गया। यहाँ यह जानना भी जरूरी है, 1928 में नासिक में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाए जाने के पहले तक सारी कागजी मुद्राएं बैंक ऑफ इंग्लैंड से छपकर आती थीं। आजाद भारत और कागजी मुद्रा। आधुनिक भारत के रुपये का इतिहास 1947 में आजादी के बाद से शुरू होता है। आजाद भारत का पहला नोट 1 रुपये का था, जिसे 1949 में जारी किया गया था। इस नोट पर सारनाथ का अशोक स्तंभ अंकित था। इसके बाद नोट में कई बदलाव हुए और उस पर गेटवे ऑफ इंडिया, बृहदेश्वर मंदिर के चित्र भी छापे गए। वर्ष 1953 में भारत सरकार द्वारा जो नोट छापा गया उस पर हिंदी भाषा में भी लिखा गया। इन नोटों के जारी होने के दशकों बाद 1996 और 2005 में जारी नोट पर महात्मा गांधी की फोटो छपनी शुरू हुई। इसके बाद रुपये की नकल को रोकने के लिए उसमें कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स डाले गए। दृष्टिहीनों की सहूलियत के लिए भी आज के नोट में कई फीचर्स डाले गए हैं। आज की अगर बात करें तो 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के कागजी नोट चलन में हैं। रुपये की यात्रा। औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने कागजी मुद्रा कानून 1861 के साथ मुद्रा उत्पादन का काम अपने हाथ में ले लिया और आज के रुपये की यात्रा शुरू हुई। अब सिर्फ शासन ही मुद्राएं जारी कर सकता था, बैंक नहीं। यह कानून इंडिया काउंसिल के वित्त सदस्य जेम्स विल्सन के विचारों पर आधारित था, जो भारत में अंग्रेजों के सलाहकार थे। वर्ष 1928 में नासिक में मुद्रालय खोले जाने से पहले सभी नोट बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा छापे जाते थे।
4 सालों के भीतर सभी भारतीय नोट इसी जगह से छापे जाने लगे थे। वर्ष 1935 में भारतीय धन के प्रबंधन की पूरी जिम्मेवारी नए बने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपुर्द कर दी गई। वर्ष 1944 में जापानियों द्वारा नकली नोट बनाए जाने के डर से रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागे और वाटरमार्क का प्रयोग हुआ। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये की मुद्रा के रूप में छापा गया। इसके ऊपर सारनाथ के चिन्हों वाले अशोक स्तंभ की तस्वीर थी, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी बना। नहीं पढ़ पाने वाले लोगों की सहूलियत के लिए 1960 के दशक में अलग अलग रंगों में नोट छापे जाने लगे। वर्ष 1980 के बाद नोटों पर कला, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान से संबंधित चित्र व्यापक तौर पर छापे जाने लगे। उससे पहले कुछ राष्ट्रीय स्मारकों के चित्र छापे गए थे। वर्ष 2011 में नोटों पर रुपये के नए चिन्ह का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पिछले दिनों जारी 2000 और 500 के नोटों पर स्वच्छ भारत अभियान का चिन्ह है। 500 के भूरे नोट पर लाल किला और 2000 के गुलाबी नोट पर मंगलयान मुद्रित है। ये नोट भी थे चलन में। भारत में करेंसी नोट्स के प्रचलन का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। मौजूदा समय में भले ही आपको आधुनिक किस्म के और अनेक खासियतों से सुसज्जित व डिजाइनर नोट्स दिख रहे हैं, लेकिन आज से महज 1 सदी पहले हालात कुछ दूसरे तरह के थे। भारत में अनेक प्रकार के धातुओं के सिक्कों का चलन काफी पहले से रहा है, लेकिन कागज के नोटों का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हाल के वर्षों तक वस्तु विनिमय प्रणाली व्यापक तौर पर प्रचलित रही है। जानते हैं भारतीय इतिहास में विविध काल में कैसे कैसे नोट थे प्रचलन में। पुर्तगालियों ने गोवा में चलाया अपना नोट। पश्चिम भारत में गोवा क्षेत्र को पुर्तगालियों ने वर्ष 1510 में अपने कब्जे में ले लिया था। भारत से होने वाले व्यापार में उस समय पुर्तगालियों का एकाधिकार था और डच व अंग्रेजों के भारत आने से पहले 1 शताब्दी से भी ज्यादा समय तक यह कायम रहा। गोवा, दमन और दीव क्षेत्र वर्ष 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था। पेपर करेंसी के तौर पर जारी किए गए पहले इंडो पुर्तगीज नोट को रुपया कहा गया था, जो वर्ष 1883 के करीब चलन में आया था। इन नोटों में पुर्तगाल के राजा का पोर्ट्रेट दर्शाया गया था। इन्हें 5, 10, 20, 50, 100 और 500 के मूल्य में जारी किया गया था। वर्ष 1906 में पुर्तगाल के कब्जे वाले भारतीय इलाकों में पेपर मनी जारी करने की जिम्मेवारी बैंको नेशनल अल्ट्रामरीनो की थी। आरंभिक समय में इन नोटों पर जारी करने वाले बैंक की मोहर होती थी। कुछ नोट्स में भारतीय सभ्यता और संस्कृति से संबंधित प्रतीकों को भी दर्शाया गया था। फ्रांसीसी करेंसी केरल का माहे, तमिलनाडु के कराईकल, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश का यनम और पश्चिम बंगाल का चंद्रनगर फ्रांस का उपनिवेश थे। इन्हें इस्टेब्लिशमेंट्स फ्रांसिसेज डांसलर इंडे यानी भारत में फ्रांसीसी इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता था। इन फ्रेंच कॉलोनियों में पेपर मनी जारी करने की जिम्मेवारी बैंक ऑफ इंडोचाइन को सौंपी गई थी। इसमें 1 रुपये के नोट प्रथम विश्व युद्ध के बाद और 5 रुपये के नोट वर्ष 1937 के बाद जारी किए गए थे। इनमें मोजिया डुप्लेक भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के संस्थापक के नाम से जारी किए गए 50 रुपये के नोट को खास तरीके से डिजाइन किया गया था। हैदराबाद ने भी जारी किया था रुपया। हैदराबाद एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास वर्ष 1916 से ही पेपर करेंसी थी और वह 1952 तक प्रचलन में थी। ये नोट वर्ष 1939 तक प्रिंट किए गए थे, जिनमें हिजरी युग से जुड़े हुए और डेक्कन इलाके में प्रचलित फासली वर्षों का इस्तेमाल किया गया था। ये नोट उर्दू और वहां की अन्य स्थानीय भाषाओं कन्नड़, तेलुगु, मराठी आदि में प्रिंट किए गए थे। बर्मा में चला जापानी रुपया। बर्मा की कठपुतली सरकार ने भारतीय रुपयों का इस्तेमाल शुरू किया, जो जापान की इंपीरियल सरकार द्वारा जारी किए गए थे। म्यांमार बर्मा जब ब्रिटिश शासन के अधीन था, उस समय वहां भारतीय रुपया प्रचलन में था और जापान के आक्रमण तक इस देश में यही स्थिति थी।
ये अलग अलग मूल्य के थे और 1, 5 और 10 रुपये के रूप में जारी किए गए थे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1998 में हुई। यह एक तरह की नियामक संस्था है जो भारत में भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों को संरक्षण प्रदान करती है तथा शेयर बाजार के लिए नियमों का निर्माण कर उन्हें अधिनियमित करती है। और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा संसद में एक कानून पास करके 12 अप्रैल 1998 को की गई तथा 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया। भारत के प्रमुख शेयर बाजार राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना 1992 को हुई। इसकी सिफारिश 1991 में फेरवानी समिति एम.जे. फवानी कमेटी ने की थी। इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई वली में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से की गई थी जिसे 2002 में बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE कर दिया गया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI इसकी स्थापना नवंबर 1992 में मुंबई में की गई। इसकी स्थापना भारत में सर्वप्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज के रूप में हुई। इसकी अवधारणा USA के स्टॉक एक्सचेंज NASDAQ के आधार पर की गई। जिन लघु या मध्यम औद्योगिक इकाइयों का पूंजी स्तर 30 लाख रु से 25 करोड़ रु हो, उन्हीं को OTCEI में सूचीबद्ध किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम, नेदरलैंड्स में स्थापित किया गया था। भारत में नेशनल कमोडिटी और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ETD NCDEX ने कृषिगत उत्पादों एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए NCDEX AGRI नामक सूचकांक इंडेक्स 3 मई 2005 को शुरू किया। यह सूचकांक देश का पहला कमोडिटी इंडेक्स है। ग्रीनएक्स GREENEX देश का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर मूल्य सूचकांक है जिसे देश में हरित निवेश को बढ़ावा टू प्रमोट ग्रीन इन्वेस्टमेंट देने के लिए शुरू किया गया है। रेसिडेक्स RESIDEX राष्ट्रीय आवास बैंक NHB द्वारा 11 जुलाई 2007 को लागू किया गया। जमीन की खरीद बिक्री में अक्सर बेईमानी होती है। कालाबाजारी की निगरानी और रोकथाम के लिए इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया। भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक BSE सेंसेक्स यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज द स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का संवेदी शेयर सूचकांक है। यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1978-79 है। BSE 200 यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1989-90 है। इसका नाम BSE 200 इसलिए है क्योंकि इसमें 200 कंपनी रजिस्टर्ड हैं। DOLLEX BSE 200 सूचकांक का ही डॉलर मूल्य सूचकांक DOLX DOLLEX कहलाता है। इसका आधार वर्ष 1989-90 है। NSE 50 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE दिल्ली से संबंधित इस सूचकांक का नाम बदलकर S और PCNX निफ्टी रखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, बॉम्बे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल एक्ट 1925 के अंतर्गत BSE को मई 1927 में मान्यता मिली। 1957 में BSE पहला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज हुआ जिसे स्थायी रूप से मान्यता मिली। जनवरी 2, 1986 में आधार वर्ष बेस ईयर 1978-79 के साथ प्रथम स्टॉक मार्केट इंडेक्स के रूप में BSE सेंसेक्स इंडेक्स चालू किया गया। अप्रैल 1988 में सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI की स्थापना हुई। जनवरी 1992 को SEBI को वैधानिक शक्ति प्रदान की गई। मई 27, 1992 में GDR निर्गमित करने वाली रिलायंस भारत की पहली कंपनी हुई।
सितंबर 1992 में विदेशी संस्थागत निदेशकों फी को प्रतिभूति बाजार में निवेश करने की अनुमति मिली। 1994 में उथी को प्रथम निजी क्षेत्रीय बैंक फर्स्ट प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित किया गया, जिसका पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद में है। उथी का ही नया नाम एक्सिस बैंक है। अप्रैल 1996 में निफ्टी NIFTII, जिसमें 50 स्टॉक लिस्टेड हैं। नवंबर 1988 में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी ETD की स्थापना हुई। मार्च 11, 1999 में नैस्डैक में लिस्ट होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज बनी, फर्स्ट इंडियन कंपनी लिस्टेड इन नैस्डैक। सितंबर 1999 में ICICI न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE में लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी, फर्स्ट इंडियन कंपनी लिस्टेड इन NYSE। अप्रैल 2000 को भारत में इंटरनेट ट्रेडिंग शुरू हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य: करेंसी नोट जारी करना। 1 रु के अलावा जितने भी करेंसी नोट होते हैं उन्हें रिजर्व बैंक जारी इशू करती है। बैंकों का नियंत्रण: भारत की सभी बैंकों को रिजर्व बैंक नियंत्रित करती है। इसके लिए वह ब्याज दर, रेपो रेट इत्यादि का प्रयोग करती है। सरकार तथा अन्य बैंकों की बैंक: रिजर्व बैंक भारतीय सरकार तथा अन्य बैंकों के लिए एक बैंक का काम करती है। यदि कोई भी बैंक आर्थिक समस्या में पड़ जाए तो वह रिजर्व बैंक से ऋण ले सकती है। इसलिए रिजर्व बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। सरकार को सलाह देना: देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े किसी भी विषय पर यदि केंद्रीय सरकार रिजर्व बैंक से सलाह लेना चाहे तो वह ले सकती है। विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज का नियंत्रण: विदेशी मुद्रा का नियंत्रण करना रिजर्व बैंक का कर्तव्य है। बैंकिंग आदतों का प्रोत्साहन: भारत एक विकसनशील देश है। आज भी कई लोग बैंक का प्रयोग नहीं करते। लोगों को बैंक का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना रिजर्व बैंक का कार्य है। देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं: भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों को संचालित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था को रिजर्व बैंक ही नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार की गई थी। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जिसे सन 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह एक निजी बैंक था, किंतु सन 1949 में यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रथम विकास वित्तीय संस्थान के रूप में 1 जुलाई 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना की गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण, नाम बदलकर इसका नामकरण भारतीय स्टेट बैंक रख दिया। भारतीय स्टेट बैंक भारत देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक और सबसे पुराना बैंक है। इसे एक अनुसूचित बैंक भी कहते हैं। 10,000 शाखाओं और 8,500 ATM के नेटवर्क वाला भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय म्यूचुअल फंड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारतीय म्यूचुअल फंड भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग है। भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत का एक अग्रणी म्यूचुअल फंड है। इसका नियंत्रण एक खास कानून, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के द्वारा होता है। भारतीय म्यूचुअल फंड का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 01 सितंबर 1956 में हुई थी।
भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक कृषि, व्यापार, वाणिज्य तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, दस्तकारों और छोटे उद्यमियों के लिए और उनसे संबंधित मामलों के लिए ऋण और अन्य सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से 26 सितंबर 1975 को प्रवर्तित अध्यादेश के प्रावधानों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में, योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 का 61वां द्वारा 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक भारत के प्रमुख पुराने बैंकों में से एक है। यह एक अनुसूचित बैंक भी है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक है और भारत के 764 शहरों में इसकी लगभग 4500 शाखाएं हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार, लाहौर में हुई। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में आवासीय वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को संसद के एक अधिनियम अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के अधीन की गई थी, जिसका उद्देश्य आवास वित्त संस्थानों के उन्नयन के लिए एक प्रधान एजेंसी के रूप में कार्य करने एवं ऐसे संस्थानों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करना था। राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय गोरेगांव, हरियाणा में है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ली, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI ETD, यह मध्यम और बड़े उद्योगों का दीर्घावधि औद्योगिक ऋण प्रदान करने के मार्ग प्रशस्त करने के लिए IFCI अधिनियम के तहत वर्ष 1948 में स्थापित की गई। पहली विकास वित्त संस्था थी। इसका उद्देश्य उद्योग को रुपया और विदेशी मुद्रा ऋणों के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, औद्योगिक फर्मों के स्टॉकों, शेयरों, बांडों, ऋण पत्रों के निर्गम की हामीदारी, उनमें अभिदान करना आदि है। अखिल भारतीय विकास बैंक AIDB, इसमें वे विकास बैंक शामिल हैं जिनमें न केवल बड़े और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान किया जाता है बल्कि ये लघु स्तर की औद्योगिक इकाइयों के प्रवर्तन और विकास में सहायता करते हैं। अखिल भारतीय विकास बैंक AIDB, इसकी स्थापना 1964 में देश में औद्योगिक विकास की एक शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में हुई। यह मध्यम और बड़े उद्योगों की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की वित्तीय सहायता के रूप में जरूरतों को पूरा करती है। प्रत्यक्ष सहायता परियोजना ऋणों, औद्योगिक प्रतिभूतियों की हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान, सस्ते ऋणों, तकनीकी वापसी ऋणों आदि के जरिए प्रदान की जाती है। भारतीय साधारण बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, साधारण बीमा और गैर आजीवन बीमा के व्यापार के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और संचालन के प्रयोजन के लिए साधारण बीमा व्यापार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 GIBNA के अनुसरण में 01 नवंबर 1972 ई0 इसका गठन किया गया। प्रारंभ में GIC की 4 सहायक शाखाएं थीं, नामत, राष्ट्रीय बीमा कंपनी ली, दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ली, दी ओरिएंटल एश्योरेंस कंपनी ली और यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी ली। लेकिन वर्ष 2000 में इन शाखाओं को GIC से अलग करके GIPSA
साधारण बीमा सरकारी क्षेत्र संस्था नामक संस्था का गठन किया गया। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह भारत सरकार द्वारा देश के पर्यटन उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए स्थापित एक विशेष वित्तीय संस्था है। यह परंपरागत पर्यटन परियोजनाओं के अलावा गैर परंपरागत पर्यटन परियोजनाओं जैसे कि मनोरंजन पार्क, रजजुमार, रोपवे, कार किराए पर देने संबंधी सेवाएं, अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए नौकाएं आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक की स्थापना बैंक अधिनियम 1981 के तहत वर्ष 1982 में एक वैधानिक निगम के रूप में की गई थी। एक्सिम बैंक भारत के विदेश व्यापार के वित्त पोषण, सुगमीकरण तथा संवर्धन के प्रयोजनार्थ स्थापित सरकार के पूर्ण स्वामित्व की एक वित्तीय संस्था है। टैक्स व्यवस्था के प्रमुख बिंदु। भारत में मुख्य तौर पर दो तरह के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस यानी वो टैक्स जो सरकारें सीधे आपसे लेती हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी वो टैक्स जो अप्रत्यक्ष तौर पर आप सरकारों को देते हैं। डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला टैक्स है इनकम टैक्स। हर एक व्यक्ति जिसकी आय टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा होती है उसे इनकम टैक्स देना होता है। भारत में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय पर इनकम टैक्स देना होता है। भारत में दूसरा डायरेक्ट टैक्स है कैपिटल गेन्स टैक्स। इसके तहत अगर आपकी संपत्ति, शेयर, बॉन्ड्स या महंगी वस्तुओं को बेचकर आप मुनाफा कमाते हैं तो आपको ये टैक्स सरकार को चुकाना होता है। तीसरा डायरेक्ट टैक्स है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसके तहत स्टॉक एक्सचेंज में हर ट्रांजैक्शन पर आपको टैक्स देना होता है। चौथे प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स, जिसके तहत देश भर की कंपनियां अपनी आय पर सरकार को टैक्स देती हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस के तहत वस्तुओं को बेचने पर लगने वाले टैक्स को सेल्स टैक्स कहते हैं, जिसका सीधा बोझ ग्राहक पर पड़ता है। ज्यादातर राज्य सरकारें वस्तुओं और सेवाओं पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट भी लगाती हैं। वैट की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। सभी सेवाओं पर लगने वाले टैक्स को सर्विस टैक्स कहते हैं। अभी भारत में आपको हर सेवा पर 15% सर्विस टैक्स देना पड़ता है। भारत में विदेश से आयात होकर आने वाले सामानों पर सरकार कस्टम ड्यूटी लगाती है। देश में बनने वाले उत्पादों पर लगने वाले टैक्स को एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारी वकीलों, सरकारी कर्मचारियों, इंजीनियर, डॉक्टरों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी जैसे प्रोफेशनल्स से प्रोफेशनल टैक्स भी वसूलती है। जो कंपनियां अपने निवेशकों को अपने लाभ का हिस्सा देती हैं, उन्हें सरकार को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होता है। इसके अलावा हर शहर का नगर निगम किसी संपत्ति के मालिक से प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में म्युनिसिपल टैक्स वसूलता है। राज्य सरकारें फिल्म शोज, प्रदर्शनियों, डीटीएच सर्विस और केबल सर्विस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती हैं, जो आखिरकार ग्राहकों से वसूला जाता है। अगर आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो आप अपनी राज्य सरकार को स्टैंप ड्यूटी भी चुकाते हैं। इसके अलावा टोल टैक्स से तो आप सब वाकिफ हैं ही। लगभग हर शहर में सड़कों और पुलों के इस्तेमाल पर आपको टोल टैक्स देना होता है। नवंबर 2015 से टैक्स के दायरे में आने वाली सेवाओं पर केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत सेस लगाने का ऐलान भी किया है। 15 जून 2016 से देश में किसानों के हालात सुधारने के लिए कृषि कल्याण सेस भी लिया जाता है। वर्ष 2014-15 में सिर्फ 5 करोड़ 17 लाख लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा, जो भारत की जनसंख्या का सिर्फ 4% है। 32 करोड़ की जनसंख्या वाले अमेरिका में करीब 14 करोड़ 40 लाख नागरिक अपना इनकम टैक्स चुकाते हैं। भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण।
इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड महाराष्ट्र में नासिक रोड पर स्थित इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है, जहां पर डाक संबंधी सामग्री जैसे डाक टिकट, बैंकों के चेक, राष्ट्रीय बचत पत्र, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, किसान विकास पत्र आदि के अलावा यह प्रेस करेंसी नोट भी छापती है, जिसमें 10, 50, 100, 500 तथा 2000 के नोट होते हैं, तभी उनकी पूर्ति भी करती है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। इसकी स्थापना दक्षिण राज्यों की लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने और देश की केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1982 में की गई थी। इसकी स्थापना इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड महाराष्ट्र के उत्पादन की अनुपूर्ति के लिए की गई थी। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश। देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 10, 50, 100, 500 तथा 2000 के बैंक नोट छापती है तथा यहाँ पर एक स्याही कारखाना भी है जो कि प्रतिभूति पत्रों के लिए स्याही का निर्माण करता है। शाहबनी पश्चिम बंगाल तथा माइसोर कर्नाटक। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण लिमिटेड के 2 नए एवं अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस शाहबनी पश्चिम बंगाल तथा माइसोर कर्नाटक में स्थापित किए गए हैं। यहां आरबीआई के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। इन छापखानों में वर्ष 1998 से 99 तक 10,000 मिलियन करेंसी नोट का अतिरिक्त वार्षिक मुद्रण का अनुमान लगाया गया था। देवास तथा महाराष्ट्र में नासिक रोड पर स्थित बैंक करेंसी प्रेस में प्रतिवर्ष 6,000 मिलियन करेंसी नोट का मुद्रण होता है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश। यहां पर बैंक और करेंसी नोट, कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई होती है। वर्ष 1968 में करेंसी नोट और स्टाम्प पेपर की छपाई करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में इसका उत्पादन चालू किया गया था। भारत सरकार की 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित हैं, जहां पर सिक्कों का उत्पादन किया जाता है तथा सोने और चांदी की परख की जाती है एवं पदक, मेडल का भी उत्पादन भारत सरकार द्वारा यहां किया जाता है। मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफी समय पुरानी हैं। मुंबई की टकसाल 1830 में स्थापित गई थी, जबकि हैदराबाद की 1930 में और कोलकाता की 1950 में स्थापित की गई थी। इसमें नोएडा की टकसाल सबसे नवीनतम है, जिसे वर्ष 1989 में स्थापित किया गया है। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे चैनल के साथ बने रहे। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल का नाम @UPSC_Anonymous_Quiz है और हमारा टेलीग्राम चैनल में @UPSC_Anonymous_Quiz नाम का ग्रुप बना हुआ, उसे ज्वाइन जरूर करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो जरूर करें। हमारे फेसबुक पेज @UPSC_Anonymous_Quiz। इन सभी चैनल की ज्वाइन और सब्सक्राइब लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जिसके माध्यम से मैं फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनने जा रहा है और कॉल सेंटर की भी व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी और बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल उपलब्ध है और गूगल पर हमारे चैनल की वेबसाइट भी बनाई जा रही है। चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।